नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों इस अपने वीडियो पे दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट यूपी टेट और सी टेट का जो कंबाइंड प्रैक्टिस सेट दोस्तों मैं लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप सबका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो सके। उस प्रैक्टिस सेट में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट के जरिए मैं आपके 90 नंबर के दोस्तों तैयारी करवाऊंगा बिल्कुल फ्री में। दोस्तों बस आपको सिर्फ एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो को, जो भी वीडियो दोस्तों आपको मिले उसको सिर्फ क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है? नहले पे दहला मारना, इसका अर्थ दे रखा है करारा जवाब देना। बत्तीसी बंद होना मतलब चुप होना। सिर का पसीना पांव तक आना मतलब कठिन परिश्रम करना। थाली का बैगन होना मतलब सर्व सुलभ होना। तो कह रहा है कि इस मुहावरे का जो अर्थ दिया गया है कौन सा संगत नहीं है? तो यही ऑप्शन नंबर 4 जो दे रखा है कि थाली का बैगन होना, इस सर्व सुलभ होना, इसका अर्थ नहीं होता है, बल्कि इसका अर्थ होता है कि अस्थिर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, मतलब जहाँ फायदा हो उधर ही चले जाना। ठीक है, थाली का बैगन होना मतलब अपनी बात से पलट जाना या जिधर फायदा हो उधर चले जाना। थाली के बैगन होने का मतलब यही होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार कैसा है? पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः सत्य है, या आंशिक रूप से सत्य है, या पूर्णतः निराधार है? तो दोस्तों कैसा है? पूर्णतः सत्य है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों करा है कि तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने से उसका उद्देश्य क्या है? पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना, भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना, शब्द भंडारण का विकास करना, या हिंदी की बारीकियों को समझाना। तो वह सब तपस्या जो है 7वीं कक्षा में बच्चों को विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि जैसे शब्दों का प्रयोग कराती है ताकि बच्चों का ध्यान आकर्षित करते उस तरफ। तो उसका मतलब यह है कि वो हिंदी की जो बारीकियां होती है उसको समझाने का प्रयास कर रही है कि पृथ्वी कहीं पे अगर भूमि हो जाए तो उसका ही मतलब क्या होता है? पृथ्वी ही होता है। अगर वसुधा लिख किया जाए तो उसका ही मतलब क्या होता है? पृथ्वी या भूमि ही होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध प्रवेश कैसे रचा जा सकता है? केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, कहानी कविताओं के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके, दीवारों पर सूक्तियाँ एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर। तो आपको बता दें कि भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध प्रवेश का मतलब होता है कि जो दीवारें हो दोस्तों उस पर कुछ न कुछ लिखा गया जो बच्चों के समझने योग्य हो और जिसको बच्चे देख के आसानी से समझ सकें। उस पर कोई कहानी लिखी गई हो, कोई पोस्टर लगा हो, कैलेंडर छपा हो, सारी चीजें ये क्या कहते हैं? मुद्रित समृद्ध प्रवेश कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की अपेक्षा की बेहतर विधि कौन है? व्याकरण शिक्षण की जो अपेक्षा की सबसे अच्छी विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या पुस्तक विधि। सबसे अच्छी विधि कौन सी है? आगमन विधि, क्योंकि इसमें क्या होता है? पहले उदाहरण बताया जाता है फिर नियम की तरफ जाया जाता है। ठीक है, लेकिन निगमन विधि में क्या होता है दोस्तों? पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण की तरफ जाते हैं। और सूत्र विधि में क्या होता है? इस विधि का प्रयोग दोस्तों संस्कृत में होता है। इसमें क्या किया जाता है? पहले सूत्र को रटाया जाता है। ठीक है, और इस विधि के जो जन्मदाता है दोस्तों या जिन्हें इसको बनाया था दोस्तों कौन है? पाणिनि जी द्वारा बताया गया है। ठीक है, पुस्तक विधि में क्या होता है? पुस्तक विधि में शिक्षक द्वारा बच्चों के द्वारा कुछ पुस्तक के अंश पढ़वाए जाते हैं फिर उसका अर्थ समझाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 3 बैर खाती थी वे 3 बैर खाती थी काव्य में प्रयुक्त अलंकार कौन है? दोस्तों अलंकार आप सभी को पता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे एक दोहा दे रखा है या काव्य दे रखा है, उसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, रूपक है, या अनुप्रास है, या यमक अलंकार। जब एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो दोस्तों तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वहां पे यमक अलंकार है। जैसे यहाँ पे बैर शब्द लिखा गया है, बैर 2 बार लिखा गया है। तो एक बार बैर का अर्थ होता है समय होता है और दूसरे बैर का अर्थ क्या होता है? समय होता है और दूसरे बैर का अर्थ होता है फल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस
प्रकार हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि मूल्यांकन, भाषा संबंधित मूल्यांकन में पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम विशेष भाषा का ही मूल्यांकन करना चाहिए, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए, बच्चों के भाषिक नियम संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए, पाठ्यक्रम विशेष की उपलब्धि समझनी चाहिए। तो बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधित क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए। बच्चा जो है दोस्तों, मूल्यांकन का तात्पर्य यही होता है कि ये समझा जा सके जो बच्चा है वो कितना क्लास में उसको कितना चीज़ें समझ में आ गई। मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है ताकि उसको कितना जानकारी है सब्जेक्ट के बारे में या कितना वो जानता है दोस्तों, ये सारी चीज़ें उससे पता चल सके। और मूल्यांकन करने से भी जानकारी मिल जाती है कि वहाँ पर जो कक्षा शिक्षक हैं उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है या वो किस टाइप से वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। सारी चीज़ें मूल्यांकन से ही संबंधित होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुप्रास श्लेष यमक किस अलंकार के भेद है? यहाँ पे अनुप्रास श्लेष यमक अलंकार जो है किस अलंकार के भेद है? शब्द अलंकार, उपमा अलंकार, अर्थालंकार या रूपक अलंकार? तो दोस्तों यहाँ पे सभी क्या है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का उदाहरण क्या दोस्तों? वृद्धि संधि किसका प्रकार है? वृद्धि संधि जो है वो स्वर संधि का प्रकार है। स्वर संधि दोस्तों आप सभी को पता है मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, और जब स्वर के बाद स्वर का मेल होता है तो दोस्तों जैसे यहाँ पे आ के बाद आ जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आ मिल जाता है। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं कि जब स्वर के बाद स्वर का मेल होता है तो वहाँ पे क्या होता है? तो स्वर संधि होती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि वृद्धि संधि कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि वृद्धि संधि का एग्जाम्पल क्या है? सेकंड वाला है। ठीक है, तो आप आसानी से पहचान भी सकते हैं। अगर आपको कहीं पे 2 मात्रा दिख जाए दोस्तों, इस टाइप से 2 मात्रा आपको किसी वर्ड के ऊपर दिख जाए तो वहाँ पे क्या होता है? वृद्धि संधि होती है। ठीक है, और यहाँ दोस्तों गायन में कौन सी संधि है देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। किसका? अयादि संधि इसमें है। ठीक है, और इसके अलावा अन्वेषण में यहाँ पे यड़ संधि है। जब आपको आधा न या आधा त के बाद या वह आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है? यड़ संधि होती है। और महोत्सव में गुण संधि है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कृत्रिम का उल्टा क्या होगा? अनुकूल होगा, प्राकृतिक होगा, उल्टा या प्रतिकूल? तो कृत्रिम का विलोम दोस्तों क्या होगा? प्राकृतिक होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। और उल्टा का विलोम दोस्तों आप सभी को पता है, नहीं पता है तो जान लेते हैं, सीधा होता है। और ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बाल विकास या जिसको CDP बोलते हैं। इससे भी दोस्तों आपके परीक्षा में 30 नंबर के प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि विकास की अवधि जिसमें आंतरिक मापदंडों पर प्रश्न किया जाता है और सहकर्मी समूहों की राय आमतौर पर परिवार की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्या कहलाती है दोस्तों? विकास की वह अवस्था कौन सी होती है जिसमें उसके सहकर्मियों के बच्चा जो है उसके सहकर्मियों के द्वारा जो सलाह दी जाती है उसके परिवार के लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है? वो कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था, मध्यावस्था या किशोरावस्था? तो दोस्तों कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है। ठीक है, और किशोरावस्था में दोस्तों इसी को संघर्ष तथा तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। और इसमें दोस्तों शारीरिक परिवर्तन जो होता है बहुत तेजी के साथ होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिक संबंधित कारक है? आंख का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति, चिंतन पैटर्न। तो इसमें से अनुवांशिक संबंधित कारक क्या होता है दोस्तों? अनुवांशिकता का मतलब ये होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाला जो लक्षण होता है वही क्या कहलाता है? अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें से अनुवांशिक संबंधित कारक कौन सा होता है? आंखों का रंग जो होता है अनुवांशिक संबंधित कारक होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है कि परिपक्वता और अधिगम के बीच अंतर संबंध को क्या कहा जाता है?
संवेग कहते हैं, सामाजिकरण, विकास या किशोरावस्था। परिपक्वता और अधिगम के बीच के संबंध को विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतना के विचार को किसने अस्वीकार किया था? सैंडर, वाटसन, जेम्स या वुड्स ने। दोस्तों आपको बता दें कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतना के विचार को किसने अस्वीकार किया था? वाटसन ने अस्वीकार किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। कह रहा है कि परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है। परिपक्वता का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? भाषा विकास से, सृजनात्मकता से, मूल्यांकन से, समावेशी शिक्षा से। तो परिपक्वता का संबंध या सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? भाषा विकास से संबंधित है। और समावेशी शिक्षा क्या होती है? जब समावेशी शिक्षा यह शिक्षा होती है जिसमें सभी बच्चों का बिना किसी भेदभाव का स्वागत हो, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, भिन्न रूप से योग्य बच्चा हो। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। करा कि विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? विद्यार्थियों को दंड देना। जैसे दोस्तों आपको बता दें, अगर विद्यार्थियों को दंड देने की बात अगर आपको किसी ऑप्शन में दिख जाए तो उसको तुरंत गलत काट दिए, क्योंकि विद्यार्थियों को डरा धमका कर या दंड देकर या जोर जबरदस्ती से दोस्तों उनके रटना, ये सारी चीज़ें उनसे नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और एवं उपचार का प्रबंध करना, इसकी अपेक्षा करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या होना चाहिए कि उसका जो अवांछित व्यवहार है, वो गलत व्यवहार है, वो किस कारण से कर रहा है। सबसे पहले उस व्यवहार, उसके गलत व्यवहार को किस कारण से कर रहा है इसको जानने का प्रयास करना चाहिए और उसमें फिर उसको सुधारने का भी प्रबंध करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को निम्नलिखित में से सक्षम बनाता है? विद्यार्थियों को बेहतर मूल्यांकन करने में, विद्यार्थियों को अनुशासित करने में, विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से समझने में या पाठ्यक्रम के बेहतर ढंग से अध्यापन में। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को निम्नलिखित में सक्षम बनाता है कि विद्यार्थियों को किस तरीके से बेहतर ढंग से समझने में, ताकि विद्यार्थियों को शिक्षक जो है वो आसानी से समझ सके कि कौन सा विद्यार्थी है, किस स्तर का है, उसे किस तरीके से पढ़ाना चाहिए या किस तरीके से उसको समझाना चाहिए। ये सारी चीज़ें शैक्षिक मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षक को समझ में आता है। ठीक है, इसलिए शिक्षक को शैक्षिक मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। कह रहा है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में थॉर्नडाइक को, पेस्टालॉजी को, हर्बर्ट को या फ्रोबेल को। तो शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? थॉर्नडाइक को जाना जाता है। ठीक है, त्रुटि और अभ्यास का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के। अभ्यास, प्रयास, प्रयत्न, ये सारे सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं? थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिए गए हैं। और ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, संवेगात्मक गामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया दोस्तों, और इनके द्वारा 4 स्तर भी बताए गए हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर बताए गए। एक है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवस्था है 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। सेकंड इनके बताया गया है कि देखिए दोस्तों, फर्स्ट इनके द्वारा बताया गया है संवेदी गामक अवस्था, जिसमें एज होती है 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। सेकंड इनके द्वारा बताया गया कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवस्था होती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था। और सेकंड जो है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई गई, जिनमें होता है एज मानी गई है 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था। उसके बाद जो है दोस्तों अमूर्त या परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था किसे बताया गया है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 12 वर्ष के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान में का अध्ययन किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? यहाँ पे
खाली स्थान है, पूछ रहा है किसका अध्ययन किया जाता है? बालक के जन्म से लेके बाल्यावस्था तक, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से लेके प्रौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से लेके युवावस्था तक। तो बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके पर्यावरण अध्ययन या सीडीपी के। ये भी आपके 30 प्रश्न 30 नंबर के आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? जड़ जो होती है दोस्तों, उसका काम, कौन सा काम ऐसा जो पौधों के लिए नहीं है? भोजन भंडारण या संचित करना, बिल्कुल सही, ये तो पौधों के लिए जड़ का काम है। जड़ें क्या करती हैं? भोजन का भंडारण करती हैं तथा संचित करती हैं और पौधों को सहारा देती हैं तथा खनिज तथा जल तथा खनिजों का अवशोषण करने का भी काम किसका होता है? जड़ों का होता है। लेकिन ह्यूमस उपलब्ध कराना का काम जड़ों का नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि ह्यूमस उपलब्ध कराना जड़ों का काम नहीं है, जबकि भोजन का भंडारण करना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, ये सभी काम किसका होता है? जड़ों का होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय, इसमें से कौन सा बीमारी ऐसी दोस्तों जो मच्छरों द्वारा फैलती है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स या डेंगू, HIV एड्स या हैजा डेंगू। तो आपको बता दें कि मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? डेंगू है, मलेरिया है और चिकनगुनिया है। मलेरिया के उपचार के लिए दोस्तों चिकूना जो होता है, वृक्ष होता है, उसकी छाल जो होती है उसका उपयोग किया जाता है। मलेरिया में जो बीमारी होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है? तेज कपकपी के साथ क्या होता है? इसमें बुखार होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन होते हैं। जो पशु या जानवर होते हैं दोस्तों, उसके त्वचा पर विभिन्न पैटर्न होते हैं। क्यों होते हैं? उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है या उस जलवायु के कारण होता है जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करता है या परावर्तित प्रकाश के कारण होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न या डिजाइन आप देखे होंगे कि कहीं पे सफ़ेद होता है, कहीं पे रेड होता है, ठीक है, तो कहीं पे ब्लैक होता है। तो इस तरीके से जो पैटर्न बना होता है, क्यों कारण होता है? उसका कारण ये होता है कि उसकी त्वचा पर जो बाल होते हैं उसके कारण होता है, ठीक है, न कि जलवायु के कारण होता है, न कि शारीरिक संगीत को इंगित करता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए वीडियो को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखाई देता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के 17 घंटे वृक्षों की शाखा से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। दोस्तों ये सीटेट में प्रश्न आया था और वो भी कब आया था? 2016 का प्रश्न है। तो और 2016 का भी है दोस्तों। अभी 2023 में जो आपका पेपर हुआ है इसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। किस जानवर के बारे में एक कथन कहा गया है? सलाथ, लंगूर या चिंपैंजी या पैंडा। दोस्तों आपको बता दें कि वह जानवर जो पेड़ से उल्टे लटक कर सोता है, भालू जैसा दिखाई देता है और पेड़ से 17 घंटे उल्टे लटक कर सोता है और जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियां या टहनियाँ वो खाता रहता है, ठीक है। इसकी एज होती है 40 वर्ष तक वो जीवित रहता है। तो कौन सा है? सलाथ है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार चिकूना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू। तो क्या दोस्तों? मलेरिया है जिसका उपचार चिकूना पेड़ की छाल से किया जाता है और इसमें क्या होता है दोस्तों? तेज बुखार के साथ साथ कपकपी होता रहता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। तो चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के लोग चेराओ नृत्य करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, शकरखोरा या बया या कलचिड़ी। तो फाख्ता जो होता है दोस्तों वो क्या करता है? पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। वो कौन सा होता है? फाख्ता होता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कांच के ज्वर को या जार को बोतलों को उसके में अचार भरने से पूर्व सूर्य के धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है?
उसमें तापमान में वृद्धि करने के लिए, उसमें धूल को हटाने के लिए या नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो कांच के जार में अचार रखने से पहले उसको धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। इसका कारण ये होता है कि ताकि दोस्तों जो नमी रह जाए, अगर नमी रह जाएगी तो नमी को हटाने के लिए ऐसा किया जाता है। अगर नमी रह जाएगी तो अचार आपका खराब हो जाएगा, इस कारण से ऐसा किया जाता है, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि पशुओं की त्वचा पे विभिन्न पैटर्न। दोस्तों ये प्रश्न आपका रिपीट हो गया है, इसका जवाब यही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि व्यक्ति जिस जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उसका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 या भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो यह दोस्तों किसके द्वारा कहा गया था कि व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उसका उस जंगल भूमि या उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार हो जाता है। और यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? जंगल अधिकार अधिनियम 2007 द्वारा दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियां एवं महत्वपूर्ण पहलू हैं। कहानियां एक क्या है? महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? कहानियों में व्यक्तियों के अनुकूल शामिल होते हैं, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, कहानियां अनेक विषयों क्षेत्रों को छूती हैं, कहानियां कक्षा में प्रबंधन में सहायता करती हैं। और आगे दे रखा दोस्तों कहानियां क्या करती हैं? कहानियां पर्यावरण अध्ययन, देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए।